आप लोगों को सपने दिखाते भी हैं, सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत देते भी हैं और आप लोगों को सपने को पूरा करवाते भी हैं। कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि काश पंकज सर वापस आए, थोड़ा सा हमको बताएं कि कैसे पढ़ना है, यहाँ कॉलेज का माहौल है, कुछ तो सही ट्रैक पे होंगे, कुछ थोड़े से भटक गए होंगे, उनको वापस से रास्ते में लाना होगा। और बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊं कि जब मैं कॉलेज में पहुंचा था, HBDI कानपुर से मैंने पढ़ाई करी है, तो फर्स्ट ईयर में मतलब ये मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, उनको अभी नहीं पता सर क्या करना है। वो शायद कभी कोई पॉलिटिकल नेताओं को कभी भाषण में देखेंगे तो सोचेंगे मैं PM बनूंगा, फिर पता चला किसी बिजनेसमैन को दे दिया तो बोलेंगे नहीं खतरनाक करूंगा, मान लीजिए अलग सर की वीडियो देख लिए तो नहीं स्टार्टअप। मंजिल कैसी भी हो एक रहबर ही मंजिल तक ले जाता है, मंजिल कैसी भी हो एक रहबर ही मंजिल तक ले जाता है, एक हुनरमंद माली ही बीहड़ में बाग बसाता है। अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत होती हर एक में, पर खेल तो सारा उसका है जो सपने दिखाता है। तो दोस्तों हाँ, हमारे साथ है आज पंकज सर, जो कि आप लोगों को सपने दिखाते भी हैं, सपने को पूरा करने के लिए हिम्मत देते भी हैं और आप लोगों को सपने को पूरा करवाते भी हैं। तो पंकज सर स्वागत है इस सेशन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो पंकज सर, ये तो बच्चे वैसे ही आप लोग आपको जानते ही हैं, राइट, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है आप, और मेरे ख्याल से IIT के अंदर या NIT के अंदर या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अगर कोई बच्चा है और उसने केमिस्ट्री अगर पढ़ा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पंकज सर को नहीं जानते हो। तो मुझे नहीं लगता कि सर को इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट भी है, राइट, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो पहले आपके बच्चे थे, अब वो कॉलेज के अंदर कॉलेज में पहुंच गया, कॉलेज में पहुंच गए, बट अभी भी सर कॉलेज में जो आपसे जो कनेक्शन उनका हुआ होगा ना, जब आपने उनको 11th-12th के अंदर या IIT में प्रिपरेशन के टाइम में, JEE के टाइम में, प्रिपरेशन के टाइम में आपने उनको गाइड किया होगा कि इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस तरीके से गाइड करना है, तुमको ऐसे रूटीन बनाना है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ऐसे दूर करना है। अब वो कॉलेज में थोड़े मेच्योर तो हो गए, पर अभी भी सर वो कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि काश पंकज सर वापस आए, थोड़ा सा हमको बताएं कि कैसे पढ़ना है, यहाँ कॉलेज का माहौल है, कुछ तो सही ट्रैक पे होंगे, कुछ थोड़े से भटक गए होंगे, उनको वापस से रास्ते में लाना होगा। तो पंकज सर, अब उन बच्चों की जिनका हाथ आपने थामा था 11वीं-12वीं में, अभी जरूरत होगी कि उनका हाथ आप फिर से थामे और उनको मार्गदर्शन दें। सर बेसिकली तो देखें कि हमारे बैचेस में हर प्रकार का बच्चा रहता है ना। कई बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं, कई लोग NIT में सेलेक्ट होते हैं, कई बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाते हैं, और कई बच्चे हैं जो नॉर्मल कॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन उनको अभी लगता है कि यार कॉलेज में क्या करें। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कॉलेज में क्या किया जाए, है ना, क्योंकि 4 साल का एक बहुत लंबा पीरियड होता है BE BTech का, सही, और उसमें बच्चों को लगता है कि चलो हम फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं, थोड़ा मजे करते हैं। सही बात है। फिर वो मजे इतने बढ़ जाते हैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, इतने मजे बढ़ जाते हैं उनके कि वो सीधे सीधे फर्स्ट ईयर से कब फाइनल ईयर में आ जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, पता नहीं चलता। और बहुत जरूरी होता है, जैसे मैं अपनी खुद की स्टोरी बताऊं कि जब मैं कॉलेज में पहुंचा था, HBDI कानपुर से मैंने पढ़ाई करी है, तो फर्स्ट ईयर में मतलब ये मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अच्छा, है ना, उस समय यही होता है कि पता ही नहीं चल रहा क्या करें। सही बात है। कॉलेज के पेपर दे रहे हैं, वापस आ गए हॉस्टल, फिर वही मस्ती चलती है जो फर्स्ट ईयर में, है ना, तो वही चल रहा था। लेकिन फिर सबसे बहुत जरूरी होता है इस समय कि एक गाइड होना चाहिए आपके पास, है ना। जैसे मेरे बड़े भैया थे, उस समय वो IIT कानपुर में थे, अच्छा, और मैं उस समय फर्स्ट ईयर में था HBDI कानपुर में ही। तो मैं उनसे जब मिलने जाता था IIT में हॉस्टल में, तो वो यही बोलते थे कि यार उनके साथ भी यही हुआ था कि उनके 2 साल खराब हो गए, फिर वो थर्ड ईयर से जागे कि मुझे ये करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यार पंकज, तुम ये डिसाइड कर लो कि तुमको करना क्या है ना, तुम्हारे अंदर कुछ तो होगा कि जो तुम चाहते हो कि कर पाओ। सही। तो फिर मैं ऐसे बैठ के सोचने लगा, उस समय यही लगता है ना कि पता भी तो नहीं चलता, किसी ने बताया, अब देखते क्या करना चाहिए। हाँ, और क्या, किसी ने बताया, अब सोच रहे हैं क्या करना है। अब 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज अच्छी है, क्या करें। सही बात है। अब यही होता है ना कि लोग बता देते हैं कि नहीं अपनी हॉबी को पैशन बनाओ, लेकिन वो समझ में कैसे आएगी ये मेरी हॉबी है ना। सही बात है। तो मैंने फिर पूरा एनालिसिस किया अपनी लाइफ का कि मैं मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से क्या क्या मेरे साथ हुआ है। तो मुझे थोड़ा स्ट्राइक किया कि यार एक चीज़ ऐसी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी अपनी तैयारी के टाइम पे, वो थी केमिस्ट्री। क्योंकि मेरे टीचर बहुत बढ़िया थे और बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था, तो बड़ा अच्छा लगता था उनसे पढ़ना। तो मैं कभी कभी ऐसे सोचता था उनको देखकर कि यार मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसा होता है ना। तो मैंने फिर उसके लिए काम करना चालू किया, है ना। उसमें मैंने बहुत सारी मतलब उस समय किताबें पढ़ी, बहुत सारे नोट्स देखे, टीचर का टीचिंग स्टाइल देखा कि कैसे पढ़ाते हैं लोग, है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें मतलब मुझे थोड़ा समय लगा उसमें, 2-3 महीने और लगे मुझे ये सब एनालिसिस करने में कि मैं सच में ये कर पाऊंगा। लेकिन बहुत जरूरी ये थी कि भैया ने जो बात मेरे दिमाग में डाली थी वो मुझे समझ में आ गई थी कि अब मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा
और उसके लिए मुझे काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा, तो धीमे धीमे मैंने काम करना चालू करा। भाई सोच तो लिया था कि टीचर बनना, इतना आसान भी नहीं था, सही। है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, इतने सारे क्वेश्चंस मेरे सामने थे, सही बात है। मतलब उनको सॉल्व करना और अपना उसके लिए रास्ता बनाना, कैसे करना है, क्या लेक्चर करना है, तैयार करना कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैं ये सब सोचता रहता था। तो ये वही होता है कि एक बीज बोया जाता है सही। और उसी को ही फिर आगे चलकर मतलब वो पौधा बनता है। सही। तो वही सबके सामने आज है। बिल्कुल नहीं, मतलब सर इससे मतलब बच्चों देखो, जैसे सर ने अपनी जर्नी का बताया ना कि ऐसे आपके साथ भी होगा जब आप कॉलेज में होंगे, अभी फर्स्ट ईयर में लग रहा होगा किधर चलना है, क्या करना है। बहुत से लोगों की सेमेस्टर चल रहे होंगे, हाँ, उस सेमेस्टर में जूझ रहे होंगे सर कि सेमेस्टर ही बहुत हेक्टिक चल रहा है, क्या कुछ और पाथ कैसे करूं, दूसरी चीजों को मैनेज कैसे करूं। देखो यार, एक साथ 50 चीजें नहीं होती। सेमेस्टर दे रहे हो तो पहले सर सेमेस्टर ही देने देते हैं। हाँ, सेमेस्टर के बाद जब आप फ्री होंगे तब आपको डिसाइड करना है किस डायरेक्शन में चलना है। पर जैसे पंकज सर को पता चला, पंकज सर ने टाइम लिया, उन्होंने सोचा कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है, उनके लिए हॉबी क्या है, राइट। जैसे सर को पता चला टीचिंग में जाना है, तो उन्होंने फिर देखा इसमें पहुंचने के लिए क्या पाथ होनी चाहिए, कैसे लेक्चर प्रिपेयर करना है। अच्छा, इस फील्ड में बेस्ट कौन है, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, सही बात यानी उन्होंने पूरी सर ने एनालिसिस करी, फिर उस डायरेक्शन में चले। सेम चीज आपको करना है, आपको अभी डिसाइड करना है। फर्स्ट ईयर में कोई ये नहीं बोलता है कि यार तुम एक काम करो, तुम 24 ही घंटे बैठ के पढ़ो, नहीं, चिल मारो, कॉलेज के अंदर आओ, एक्सप्लोर करो, राइट, गर्लफ्रेंड बनाओ, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। बट साथ में ये डिसाइड करना कि हमको किस डायरेक्शन में जाना, वो बहुत जरूरी है सर। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि कॉलेज का जो टाइम है ना, 4 साल बहुत लंबा टाइम है। मतलब शुरू में लगता था कि टाइम नहीं मिलेगा, भाई कॉलेज की पढ़ाई कैसे करेंगे। मैंने सेकंड ईयर से पढ़ाना भी चालू कर दिया था। अच्छा, काकादेव में मैं पढ़ाने भी जाता था। मुझे शुरू में लगता था कैसे मैनेज करूंगा, लेकिन एक बार मतलब वही पैशन बन जाता है ना, फिर आपको समझ नहीं आता कि क्या करना, फिर तो ये लगता है पागल हो गए इसके लिए। सही। तो सर, वही यही वाली चीज चीज रहता था। मुझे भी याद है सर, जब मैं टीचिंग के अंदर आया था स्टार्टिंग में, तो मैं तो इसरो में था, तो जब मैं टीचिंग में आया था तो सर सैटरडे संडे वीकेंड पे आता था। वीकेंड पे सर सैटरडे में 12 घंटे की क्लास होती थी और संडे को 12 घंटे की क्लास होती थी। 12 घंटे खड़े रह के पढ़ाते थे सर। उसके बाद भी फील नहीं होता था कि कुछ काम किया है। और दूसरी जॉब के अंदर 8 घंटे के अंदर पजल हो जाते थे, ऐसा लगता था बहुत ज्यादा हेक्टिक काम कर लिया। तो उससे पता चला यार इस तरफ थोड़ी सी इंक्लिनेशन ज्यादा हुआ है, इसको मैं थोड़ा एंजॉय करता हूं। तो मेरा भी थोड़ा सा जर्नी ऐसा रहा उस तरीके के लिए। सर एक चीज और, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी डिसाइड कर रहे होंगे, जैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, फिर आपको किसी ने बताया, फिर आपने तो ये डायरेक्शन सीख लिया कि मुझे टीचिंग में जाना है। पर बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, उनको अभी नहीं पता सर क्या करना है। वो शायद कभी कोई पॉलिटिकल नेताओं को कभी भाषण में देखेंगे तो सोचेंगे मैं पीएम बनूंगा। फिर पता चला किसी बिजनेसमैन को दे दिया तो बोलेंगे नहीं, खतरनाक करूंगा। मान लीजिए अलग सर की वीडियो देख लिया तो नहीं, स्टार्टअप, राइट। तो ऐसे उनके दिमाग में, या फिर किसी आईएएस ऑफिसर को देख लिया, रिजल्ट आता है आईएएस ऑफिसर तो आईएएस बनूंगा, किसी कोई ईएस ऑफिसर आ गया तो ईएस बनूंगा। सर वो बच्चे कैसे डिसाइड करें कि किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए? सर देखिए, पहली बात तो सपने देखना बहुत अच्छी चीज है। जब तक सपने नहीं देखेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। और अभी कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएगा जो कॉलेज में बच्चे हैं। हो सकता है वो आगे जाके बहुत बड़े उद्योगपति भी बने, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलाएं, या फिर कोई आईएएस बने। बिल्कुल इन्हीं में से ही बनेंगे सर। यही तो भारत का भविष्य है, बिल्कुल है ना। अब बस ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो मेरे ख्याल से ना बच्चों को ये सोचना चाहिए कि उनकी स्किल्स कहाँ पर हैं। जैसे कई बार होता है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब जैसे फोन की बात करें तो उन्हें फोन की बहुत सारी चीजें पता होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती। ऐसे बच्चे भी होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो 2-2 3-3 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, कुछ नॉवल पढ़ रहे हैं या फिर कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं, उनको मतलब रीडिंग में बड़ा मजा आता है। सही बात है। कुछ लोग होते हैं जिनको लिखने में बहुत मजा आता है, कुछ कोडिंग वाले होते हैं। तो बस बच्चों को यही आइडेंटिफाई करना है कि उनको मजा किस चीज में आ रहा है, क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो तभी करेगा जिस चीज में आपको अच्छा लग रहा है। जैसे हमें टीचिंग में अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम लोग, मजा आता है पढ़ाने में। सही बात है। तो हमें एफर्ट का भी पता नहीं लगता। मतलब ये मान लीजिए कि आपका एफर्ट ना बहुत कम हो जाता है जब आपके पसंद की चीज हो। तो ये बच्चों को खुद आइडेंटिफाई करनी होगी उनको। और कॉलेज में भी जैसे मान लीजिए कई सारे फेस्ट होते हैं, है ना, उन फेस्ट से भी भाई कॉलेज में फेस्ट करवाए क्यों जाते हैं? इसलिए करवाए जाते हैं कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आप पता कर लो कि आपकी कौन सी चीज अच्छी है, उस पर आप काम कर लो। सही बात है। तो कई सारे होते हैं, टेक फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं। ये सारी चीजें ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं आपको, और ये पता चल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों देखो यार, आप में क्या कैपेबिलिटीज है ना, या आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ये कोई और नहीं बताएगा। मैं अगर आप मेरे से पूछोगे ना सर, मैं 5 मिनट लगेंगे, मैं उनको गाइड कर दूंगा, मोटिवेट कर दूंगा, तुम आईएएस बनो। 5 मिनट बाद में उन्हीं को मोटिवेट कर दूंगा, तुम गेट निकालो, आईएएस से बेटर गेट है। अब वो मोटिवेट भी हो जाएंगे। तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि इनकी लाइफ है, इनको डिसाइड करना है। और जब आप डिसाइड करते हो ना कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर यार आपके अंदर वो आग लग जाती है उस चीज को अचीव करने में, और तब जाके आपकी रियल मेहनत शुरू होती है। लेकिन सर बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि क्या क्या पाथ हैं, तो वो आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाओगे
कि कॉलेज में बच्चा एंटर करा इंजीनियरिंग कॉलेज में, अब उसके बाद क्या क्या जर्नी उसके पास क्या क्या रास्ते क्या क्या हैं। ऑप्शंस इसके लिए सर हम बहुत सारे कॉलेज के अंदर सेमिनार भी करते रहते हैं, वेबिनार भी होते हैं, और यूट्यूब पे भी सेशन कराते रहते हैं कि एक इंजीनियर के पास क्या। सर एक इंजीनियर अगर कॉलेज में पहुंच गया तो कुछ भी बन सकता है, राइट। फिल्म डायरेक्टर से लेकर, राइट, एक्टर से लेकर, कोई ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है इंजीनियर के। तो बिल्कुल सर, तो आपके लिए तो इन्फिनिटी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बस चूज आपको करना है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। एक चीज और सर, बच्चों को एक और जगह जो मैं फील करता हूँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है टाइम मैनेजमेंट। कॉलेज में चले गए, अब वो आप लोग 11th में सर 12th के अंदर आप उनको उतना एनर्जी दे देते हो कि उनको लगता है कि बस कॉलेज पहुंचना है, लाइफ सेट। पर सर इंजीनियरिंग के बाद भी स्ट्रगल तो रहता ही है। एक्चुअल में सेट नहीं होती है वो, बस एक पड़ाव पार कर लिया होता है, एक पड़ाव पार कर लिया। बहुत सारे सर मेरा मानना है बहुत सारे पहाड़ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आपने एक पहाड़ पार कर लिया तो आगे दूसरा पहाड़ आपका इंतजार कर रहा है, ये पूरा लाइफ भर चलता रहेगा। अब सर जब वो इस वाले पहाड़ पे आते हैं तो उनको लगता है यार अब तो मुझे कंफर्ट जोन में आना चाहिए। अब मेरे को कॉलेज वाले असाइनमेंट दे रहे हैं, मेरे को लैब दे रहे हैं, मेरे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे रहे हैं। पता चला कोई भी चीज, और आजकल तो आईआईटी में, आजकल हमारे टाइम में भी चलता है ओपन बुक टेस्ट। अच्छा, उसमें क्या होता है सर, आईआईटी के प्रोफेसर कोई क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें बोलते हैं कि तुम भले नेट से यूज कर लो, बुक यूज कर लो, बस इसको दे दो, और उसके नंबर भी जुड़ते हैं। तो ओपन बुक टेस्ट, ऐसे दुनिया भर की चीजें होती हैं। उसके बाद सेमेस्टर में भी सर पहले मिड टर्म होगा, फिर एंड टर्म होगा, बीच में उसके बाद भी कुछ प्रैक्टिकल चीजें चलती रहेगी। इतनी सारी चीजों में वो लगता है मैं ड्रीम बनाकर उस पर एफर्ट कैसे करूं, उसके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट। सर वो टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? 24 ही तो घंटे हैं बच्चों के पास। देखिए टाइम, मेरा तो मानना यह है कि सर टाइम खराब करना बंद कर देंगे, टाइम अपने आप है। एग्जैक्टली, है ना, मतलब मोस्टली बच्चे क्या है बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हैं। जैसे हॉस्टल में तो देखो ऐसा होता है कि जो आपके पास वाला रूम वाला है उसके ही बैठे हुए हैं 3-3, 4-4 घंटे एकदम मस्ती मजाक चल रहा है, बातें चल रही हैं, एकदम बहुत बड़ी बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब अर्थ पे इनसे ज्यादा समझदार इंसान तो कोई है नहीं। वहां पे बैठे बैठे पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हाँ, ये कंट्रोल कर रहे होते हैं, विश्व गुरु हैं। तो बस यही है कि वो समय खराब करना बंद करो, अपने ऊपर काम करना जरूरी है। सही, हाँ बिल्कुल। मतलब दोस्तों देखो, आपको दो तरीके की चीजों को डिवाइड कर सकते हैं सर इसमें। जैसे एक तो जो आप ऑनलाइन पे टाइम देते हैं, ऑनलाइन में सर मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं यूट्यूब पे कुछ और वीडियो देखने के लिए गया। मैं देखने के लिए गया तो बगल में पॉपअप आया था किसी और चीज का, वो नीचे वीडियो दिख जाता है, मैंने उस पर क्लिक किया। फिर उस पर देख रहा था, उसी से रिलेटेड दूसरा सजेशन, मैं उस पर क्लिक किया। क्लिक करता 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 मेरे को लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया। फिर मैं रख के मोबाइल रख दिया, कुछ और काम में चला गया। फिर मुझे याद आया, अरे यार मैं तो ये चीज देखने के लिए गया था। उसके बीच में जो मैंने 1 घंटे की चीजें देखी उसको मुझे देखना ही नहीं था। मैं अननेसेसरी मोबाइल ओपन करके अननेसेसरी कंटेंट देख रहा हूँ जिसका मेरी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं, और ना ही उससे मेरे को कुछ लर्निंग मिल रही है, ना ही वो मेरे लिए जरूरी था। पर मैंने अपनी जिंदगी के जरूरी 1 घंटे खराब कर दिए। सर इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं बच्चों को। जैसे मैं जो यूज करता हूँ आजकल वो ये है कि भाई सोशल मीडिया का जमाना है, अपन भी कहीं ट्रैप हो सकते हैं। जैसे मान लो आप रील देख रहे हैं तो बहुत सारी रीलें फिर आती हैं, टाइम पता नहीं चलता है। सही बात है सर। तो मैंने क्या है, टाइमर लगा रखा है। जैसे मतलब मैं फोन में, मेरा यह है कि मैंने अपने दिमाग को समझा रखा है कि जब भी सोशल मीडिया चलाऊंगा तो इसमें लगेगा अलार्म, ठीक है, 5 मिनट या 10 मिनट का अलार्म लगेगा, बढ़िया। अच्छा, और ये दिमाग को पता है कि 5-10 मिनट जैसे ही अलार्म बजा इसको बाहर करना है, एग्जिट होना है। बहुत ही सही। तो ये बहुत इफेक्टिव, मेरे लिए तो बड़ा इफेक्टिव रहा है ये सर बच्चों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ। देखो आप लोग तो और इसमें भटक जाते हो, तो जैसे पंकज सर एक अलार्म लगा लेते हैं। जब भी कभी आप एंटरटेनमेंट वाली चीजों के अंदर आप एंट्री ले रहे हो तो एक टाइम को रिस्ट्रिक्ट करिए, अलार्म रखिए, दोस्त को बताइए, कहीं बताइए, उतने देर में आपको एग्जिट होना जरूरी है। नहीं तो अननेसेसरी काम में 24 घंटे में से मैं शॉर्ट हूं, कम से कम 3 से 4 घंटे तो आप ऐसे काम करते हो जिसका आपकी जिंदगी में कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं होती। एक्चुअली क्या सर, ये जो चीजें बनाई गई ना, ये बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी वाली चीजें हैं। लोगों को ना अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करने में बहुत मजा आता है। सही बात है। तो ये जो दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाली हैबिट अगर डेवलप कर ली तो आप ये समझ लो कि ट्रैप हो गए। सही। तो दोस्तों इससे अगर फंसे हुए हो तो निकल जाओ, अगर अचीव होना है, कुछ टारगेट को अचीव करना है तो। एक तो ये रहता है सर चीजें। दूसरी चीज, तो प्रिपरेशन टाइम का ये रहता है। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट के अंदर जो एक तो ऑनलाइन वाली चीजों को कंट्रोल करना है, एक ऑफलाइन में चीजें क्या होती है सर, बच्चा जैसे आपने बातचीत करने वाली बोली, उसमें वहां पे बच्चों को रहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्ट थोड़ा अपने आप को करके, हाँ बात करने के लिए थोड़ा एक्सप्लोर करना भी जरूरी है, पर उसको टाइम लिमिट भी करना है। साथ में कभी आप लेक्चर भी खाली होते हैं, आप चाहो तो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। बिल्कुल सर, कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है। बिल्कुल, तो आप अगर चाहो तो सही तरीके से फोकस कर सकते हो और एग्जाम को क्रैक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर एक चीज और जो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं, जैसे ड्रीम बना लिया और इस डायरेक्शन में चलना है, चाहे गेट उन्होंने बना लिया तो गेट की तरफ चलना है। जैसे हमारे सर कुछ पराक्रम है भी, जो गेट 2024 के बच्चे हैं, पराक्रम बैच है, उसमें बहुत सारे बच्चों से मैं कनेक्ट करता रहता हूँ। उसमें कुछ बच्चे क्या हुए सर, अभी एग्जाम होने वाला है जनवरी के अंदर, फरवरी में फर्स्ट वीक सेकंड वीक के अंदर, अब बच्चे अब से गिव अप कर रहे हैं।
क्योंकि इतना लंबा प्रिपरेशन का टाइम हो गया। सही बात है। अब उनको लग रहा है सर नहीं हो पाएगा, एक काम करता हूँ अभी छोड़ देता हूँ, अब मैं 2025 के लिए अच्छे से पढ़ूंगा, राइट। अभी तो एक काम करता हूँ बस ट्रायल वर्जन पे देके आता हूँ, अभी तो सब कुछ बिगड़ गया। सर ऐसे बच्चों, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सर, ऐसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको 100 मीटर जाना है जी तो 50 मीटर आप चले गए, सही, अब बचे 50 थे, तो वो आप कह रहे हो कि अब हम नहीं चलेंगे, अब हम 0 से शुरू करेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात गलत बात है सर। और सर 100% तैयारी तो किसी की भी नहीं होती। आप अगर टॉपर से भी पूछें कि आपने क्या पूरा सिलेबस कर लिया था, कभी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, सही बात है ना। वो उनको लगता है कि मैंने सारे चैप्टर कर लिए, लेकिन उनको अंदर से पता होता है कि मेरे को ये चीज़ वीक है, सही अगर ये पेपर में आ गई तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये टॉपर के अंदर भी होता है। सही बात है। तो 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता, 100% तैयारी किसी की नहीं होती, सही। लेकिन हाँ आप इतनी तैयारी करके जाते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें, और उसी सिलेक्शन में ही आपने थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी सर। ये इस बात से मुझे याद आया, एक हमारे गेट में ही सर एक सिद्धार्थ सबरवाल सर हैं, जिन्होंने 2 टाइम्स गेट के अंदर AIR-1 लेके आए। तो उनके साथ मैं सेशन दे रहा था, सर के साथ ले रहा था, तो सर भी वही चीज बोल रहे थे कि सर मैं 2 बार AIR-1 ले गया हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं IAS ऑफिसर रह चुका हूँ, मैं गेट के अंदर टॉप कर चुका हूँ, राइट, बट आज तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिलेबस तो अनंत है, उसको आप कभी कंप्लीट, 1 साल नहीं, पंचवर्षीय योजना के साथ भी प्रिपेयर करोगे तब भी नहीं, बट हाँ आपको अपना बेस्ट लेके जाना है, बस ये इंश्योर करना है। और सर बहुत जरूरी है कि आप ना हर एक एग्जाम की, जैसे बच्चे जो भी एग्जाम देना चाहते हैं जी, सबसे जरूरी है उस एग्जाम के बारे में जानना। एग्जैक्टली है ना। जैसे मैं JEE नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको ये बोलता हूँ कि अपने दुश्मन के बारे में तुम्हें नहीं पता, तुम लड़ने चले गए, सही हारोगे। बात है, सही, बिल्कुल सही भाई बात है हारोगे, सर। जीत तो कभी नहीं नहीं पाओगे, पाओगे। है ना। तो आपको पता होना चाहिए पेपर कैसा आता है, पैटर्न कैसा होता है, किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं, इसको अपन बोलते हैं प्री एनालिसिस, है ना। पेपर देने से पहले पता तो चला पता होना लड़ाई चाहिए करने तीर धनुष लेके चला गया, वहां बम फोड़ और क्या, मतलब वही नहीं पता आपको कि एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है। है। तो हर एक एग्जाम ना एक पर्टिकुलर टाइम डिमांड करता है, उतना टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा उसमें। हर एक एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, हर एक एग्जाम की अलग तरीके से तैयारी होती है। सही बात तो बच्चों को चुनना है कि जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसका एक डिमांड मतलब आइडियल पाथ तो नहीं, आइडियल पाथ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन एक टेंटेटिव पाथ पता होना चाहिए कि अगर मैं ऐसे ऐसे रास्ते से गया तो मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर। जैसे मान लो बच्चों को मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं, आपने गूगल मैप लगाया, ठीक है, आपको अपने घर से कहीं जाना है और ऐसी जगह जाना है जो आपने आज तक नहीं गए आप, है ना, आप मैप से ही जाओगे, ठीक है। तो आप मैप से पहुंचे, आपको ये नहीं पता था कि रास्ते में कितने गड्ढे आएंगे या गड्ढा कितना गहरा होगा, लेकिन आप उस रास्तों को पार करते हुए पहुंच जाते हो ना, क्योंकि आपने वो मंजिल तक पहुंचना है, आपने सोच रखा था। वैसा नहीं कि मान लो पापा ने बोला कि चलो बुआ जी के यहाँ चले जाओ और इस रास्ते से आप चले जाना, आप बोलो कि सर पापा को फोन कर रहे हैं कि पापा गड्ढे हैं, मैं नहीं जाऊंगा बुआ जी के यहाँ। सही बात है। तो ये तो गलत बात है ना, कि आप पीछे क्यों जा रहे हो, आप जब रास्ते पे निकल गए हो तो आपको जाना है वहाँ पे। सही बात है, बिल्कुल। तो दोस्तों जब आपने सबसे पहले सर, जैसे आप जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, चाहे वो गेट की तरफ जा सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं, UPSC की तरफ जो सिविल सर्विसेज है उसकी तरफ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गेट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो गेट का सिलेबस जाके देखिए, आपकी ब्रांच से रिलेटेड सिलेबस क्या है, राइट। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता सर, वही पढ़ना होता जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं चीज़। और बस उसकी डेप्थ आपको डिसाइड करनी है, एफर्ट लगाना है, थोड़े थोड़े से आगे कदम बढ़ाते रहना है। बस एक चीज़ और, ये सब की प्रिपरेशन किसी और से इंस्पायर होकर मत करो, इस सब की प्रिपरेशन खुद से पूछ के करिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है, और क्या, राइट। मैं हमेशा जर्नी में सर बच्चों को बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से अगर इन्होंने एक प्लान बनाया कि मैं कहीं घूमने के लिए जाता हूँ, अब घूमने के लिए गाड़ी में अगर वो पीछे बैठ गए तो वो क्या करेंगे सर, पहले थोड़ी देर मोबाइल निकालेंगे, पहले इधर उधर देखा, फिर थोड़े से बोर होने लग गए, फिर मोबाइल निकाला, फिर सारी चीजें देखने लग गए, फिर थोड़ी देर बाद और क्या करेंगे, सो जाएंगे। चला कौन रहा है, गाड़ी कोई और, तो उनको सोना बनता है। पर यही चीज अगर वो आगे वाली सीट पे बैठे हो, ड्राइवर सीट पे बैठे हो, तो वो जिंदगी में कभी नहीं सो पाएंगे। सही बात है। तो सर अधिकतर लोग जो सफल नहीं हो पाते हैं या फिर वो भटकते हैं, वो होते हैं जो ड्राइवर, वो पैसेंजर वाली सीट पे बैठे होते हैं, उनकी ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा होता है, और उसने किसी ने मतलब बच्चे डिसाइड कैसे कैसे करते हैं सर कॉलेज में, तू क्या कर रहा है, मैं गेट कर रहा हूँ, तू गेट करेगा, हाँ तेरा भाई भी गेट करेगा, अब दोनों की टीम तैयार है। सही। अब वो तो सोच समझ के गेट कर रहा है, पर आपने उससे डिसाइड करके किया ना, आप कहीं ना कहीं लैग करोगे पर वो आगे निकल जाएगा। ये सब लाइफ में होता है, इंजीनियरिंग में ही। तो किसी से देखा देखी भी मत करिए, अगर 100% एफर्ट लगाते हो तो ड्रीम भी आपका खुद का ही होना चाहिए, चुराया हुआ ड्रीम नहीं होना चाहिए। एक चीज और सर पंकज सर, जब आपने टीचिंग का जैसे बनाया चीजें, अब सर एकदम से तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, धीरे धीरे कदम रखे, कदम रखते गए, कदम रखते गए। तो सर क्या क्या चैलेंजेस आपके लाइफ में आए आपके इस चीज को अचीव करने के लिए? सर सबसे पहला चैलेंज तो पहले दिन आ गया था। अच्छा। मैं गया था कानपुर में, बात की मैंने कहा कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूँ। कहते हैं कि अभी तो तुम बहुत छोटे, कॉलेज में तो बहुत छोटे थे। सही। हाँ,
कह रहे हैं कि अभी तो क्लास नहीं दे पाएंगे, लेकिन डाउट वगैरह सॉल्व कर लो, बच्चे क्लास के बाद जो पूछते हैं। सही। क्योंकि टीचर्स आते थे, वो उनका एक पर्टिकुलर टाइम रहता था, 1.5 घंटे के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे। सही। उसके बाद मेरा 1 घंटे रहता था। सही। तो पहले दिन ही जब मैं पहुंचा तो एक बच्चे ने सवाल पूछा केमिस्ट्री के एल्डोल कंडेंसेशन का। अच्छा। तो मेरे से वही सवाल नहीं बना। तो फर्स्ट डे पहले दिन ही मैंने कहा भाई मैं तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोच रहा था सही। कि मैं ये करूँगा, लेकिन मुझसे सवाल नहीं बना। तो जो सर थे वहाँ पर, झां सर थे और बहुत बढ़िया थे, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर क्वेश्चन नहीं बना, कैसे करेंगे। तो पहले दिन था और उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने बोला पंकज अगर कभी कोई सवाल ना बने ना, कोई बात नहीं बनते। मैंने कह रहे हम भी जब पढ़ाते थे उस समय हमसे भी नहीं बनते, जब शुरू किया था हमने कई सवाल नहीं बनते थे। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सवाल आपसे नहीं बने उसको अगले दिन जरूर बता देना। सही बात। भाई इतना तो कर ही सकते हो ना कि मेरे से कोई सवाल नहीं बना। सही बात। ठीक है, तो मैं वो फाइंड करूं कैसे भी करके, 24 घंटे के अंदर मुझे उसका जवाब पता होना चाहिए और वो मैं नेक्स्ट डे बच्चों को क्लियरिटी के साथ वो चीज। तो धीमे धीमे मतलब ऐसे शुरू करा। कई सवाल तो नहीं बनते थे, बच्चों को बोलता था मैं कल बता दूंगा। और बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि ठीक है नए टीचर हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इनको भी, लेकिन वो समझ जाते हैं कि हाँ नेक्स्ट डे जरूर बता देंगे। और वो पर एनर्जी देखते हैं, सिर्फ वो वाइब्स देखते हैं, वो वाइब्स देखते हैं, उनको समझ में आ जाता है, कर गई मतलब बच्चे खुश। और बच्चे ये भी समझ जाते हैं कि पहली बार में आपने सवाल पढ़ा और अगर आपको सवाल को पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा टाइम लग गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है कि हाँ यार कुछ यहाँ पर है, या तो सर को याद नहीं आ रहा है या फिर हो सकता है सर को नहीं पता हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सर नहीं बता पाएंगे, कभी बच्चे ये नहीं सोचते कि नहीं बता पाएंगे, उनको पता है आज नहीं तो कल बता ही देंगे। सही बात। तो थोड़ा सा बच्चों में ये फेथ डेवलप होना चालू हुआ स्टार्टिंग में कि चलो सर से अगर नहीं बनता है तो अगले दिन बता देते हैं। मतलब उनको ये पता रहता है 24 घंटे के अंदर मुझे इसका जवाब आंसर मिल जाएगा और बच्चों को सर यही चाहिए होता है। हाँ, तो यही धीमे धीमे। बाकी अभी जैसे बच्चे मान लो कोई कोर्स लेते हैं, कुछ भी आगे करते हैं, मान लो IAS की तैयारी करना, IAS की तैयारी करना, कई बार चीजें होंगी जो नहीं आएंगी, लेकिन उसके लिए लड़ना आना चाहिए, वो हैबिट डेवलप कर लो कि नहीं ये तो मुझे सीखना है। सही। मेरे साथ तो क्या हुआ सर, जब मैं कॉलेज से निकला था, मैं जॉब में मतलब पहली बार जब मैं टीचिंग कर रहा था सर, तो मैं क्लास में घुसा, दिल्ली की बात है, मैं क्लास में घुसा, उसमें 400-500 की स्ट्रेंथ बैठी होगी, नए थे मैं भी। तो मैं अंदर घुसा और टीचिंग ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं, तो मैं अंदर घुसा क्लास में, पीछे से किसी लड़के ने बोल दिया पीछे बैठ जा, तो मैं वापस बाहर निकल के आगे, मैं घबरा गया एकदम से। फिर जो कोचिंग के ऑनर थे उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर ये तो अंदर ही नहीं घुसने दे रहे बच्चे। तो उन्होंने बोला कि वो IAS का बैच था, इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ नॉन टेक्निकल का कुछ सब पार्ट था जो पढ़ाना था। तो उन्होंने बोला आप एक ऑफिस बॉय को भेजा, बोला इनको इस पोडियम तक पहुंचा के आओ। तो वो बच्चा जगह जगह बना के गया। अब जब मैं खड़ा हुआ सर, तो सबसे पहली मेरी नज़र बनी जो मेरा ही क्लासमेट बच्चा था, वो मेरी क्लास में बैठा हुआ था। अच्छा। IAS की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो पहला उससे नज़र बनाई, वो ड्रॉप लिया होगा 2-3 साल। फिर मेरी नज़र पड़ी जब मेरा एक सीनियर बैठा हुआ था वहीं पे, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो देख के मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया, मैं कॉन्फिडेंस जो यहाँ था वो यहाँ आ गया मेरा एकदम से। फिर मैंने थोड़ी देर तक कुछ हिम्मत बटा था, जब तक जो मेरा क्लासमेट था वो उठ के चल दिया क्लास से बाहर, और पर जो मेरा सीनियर था वो बैठा रहा। उसके बाद मैंने क्लास में जितना था वो सारी चीज़ एक्सप्लेन करी, फिर मैं बाहर निकला। 4 घंटे की क्लास थी, 4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाया, फिर बाहर निकल गया। तो सब कुछ बच्चे डाउट के लिए आए, मेरा सीनियर खड़ा रहा डाउट के लिए। वो लास्ट में है, उसने कुछ क्वेश्चन पूछे सर ने, मैंने उनको आंसर दिया। फिर उनको मैंने बोला, मैंने कहा बॉस आप क्यों खड़े थे, आप पहले ही बता देते। कह रहे नहीं यार मैं लाइन में आ रहा हूँ, मैं तो अभी तुम्हारा स्टूडेंट ही हूँ ना। फिर बाद में जाते जाते उन्होंने मेरे को बोला तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। मैंने कहा अच्छा। फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अगले दिन 500 की जगह 250 क्लास में बच्चे थे। फिर उसके अगले दिन 100 के आसपास बच्चे थे और मेरा मॉरल डाउन हो गया। 500 से 100 की स्ट्रेंथ, मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो जो ऑनर थे कोचिंग के उनके पास गया, मैंने कहा सर मैं अच्छा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। कह रहे तुमको किसने बताया तुम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। मैंने कहा स्ट्रेंथ डाउन हो रही है। बोला छोड़ दो, उन स्टूडेंट को कंटेंट नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तुम टेंशन मत लो। और अगला ही बैच वापस मॉर्निंग वाला मेरे को बैच दे दिया। पर कुछ चीजें उन्होंने समझाया कि जो लास्ट डे तुमने पढ़ाया उसको पहले लो, पहले वाले को लास्ट में। उन्होंने मेरी सीक्वेंस चेंज करवाई, मैंने उनकी सीक्वेंस फॉलो की। उसमें भी 400 के आसपास की स्ट्रेंथ थी। फर्स्ट डे 400, सेकंड डे 400, थर्ड डे वो मेंटेन ही रहा। तो मेरे को समझ में इसमें भी थोड़ी सी रहती है। पर वहां मेरे को एक कमी महसूस हुई कि मैं अपने ही लेवल पे प्रिपेयर करके आता हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट और टीचर नहीं करके आता हूँ। तो मेरी मम्मी क्या सर 5th पास है, मतलब 5वीं तक ही पढ़े हुए। तो उनको मैं पढ़ाता था, उनको मैं घर पे बैठा देता था और मैंने अपने घर पे व्हाइट बोर्ड लगाया। अच्छा। उनको उस पे पढ़ाता था, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर वो बैठ के 2-2 घंटे सुनती थी मेरी बातें और मेरे को फीडबैक देती थी, तू अच्छा लगता है, वो तू कहीं कहीं पे ऐसे कुछ लग रहा था, अटक गया है तू, उसको थोड़ा पढ़ ये वाला फीडबैक तो दे ही सकते हैं। फीडबैक अटक गया है तू, इसको पढ़ लेना अच्छे से। मैं पढ़ता था और सर उन्होंने बहुत मोटिवेट किया इस चीज को लेके। हालांकि जब मैं गवर्नमेंट जॉब क्विट कर रहा था तो वो करने नहीं दे रही थी। अच्छा। बट अब सब कुछ सब साइंटिस्ट वाली जॉब सर कौन क्विट करने देगा। हाँ, बट सर एक्चुअली सर बिहार में होता ही है। बिहार में होता है क्लर्क भी बनो पर बनो सरकारी। तो जब आप ऑलरेडी साइंटिस्ट की जॉब पे होते हो तो घर वालों की बहुत उम्मीदें हो जाती है सारी चीजें, और उनको लगता है कि नहीं
लड़का सेटल है, क्यों वापस से चीजें आ रही है। और टीचिंग वाले फील्ड को कभी स्टेबल इतना माना नहीं गया सर। हाँ हाँ सही बात है। इनफॉर्मल अभी भी मतलब अभी भी नहीं मानते हैं हाँ, इनफॉर्मल को इतना स्टेबल नहीं माना गया, क्योंकि मेरे सर बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं जो ऑलरेडी टीचिंग में थे, तो उनको कंडीशन घर वालों को पता थी, तो वो कहते नहीं तू टीचिंग में मत आ, और आ भी रहा है तो फॉर्मल टीचिंग में, पीएचडी वीएचडी करके फिर आओ टीचिंग। हाँ, मैं अपने किस्सा एक बताता हूँ। जी सर। मैं इंदौर में पढ़ा रहा था, 2013 की बात है ये। तो मेरे पापा एक रिलेटिव के यहाँ ले गए मुझे। उनने पूछा बेटा क्या करते हो? मैंने कहा अंकल पढ़ाता हूँ। कह रहा वो सब तो ठीक है, काम क्या करते हो? मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, मैंने अंकल पढ़ाती हूँ। कह रहा अच्छा टीचर हो? ठीक है। मतलब वो एक्चुअली में कैसे टीचिंग को आज वो सेकेंडरी मान के चलते हैं कि कुछ इतना, लेकिन आजकल चीजें बदल रही हैं। आजकल लोग प्राइमरी मानते हैं इसको, और लोग काफी लोग करियर भी अपना इस चीज में बना रहे हैं और इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और सर है भी अच्छा खासा और ये क्या। चीज। और आप तो ये सोचो कि अगर आप सच में क्विट नहीं करते तो इतने बढ़िया बेहतरीन टीचर थोड़ी मिल पाते लोगों को। मेरे साथ तो सर बच्चे सेमिनार में पूछते हैं कि सर आपने क्यों छोड़ा जॉब, तो मेरा तो उनका सिंपल सा आंसर होता है कि शायद अगर मैं जॉब में होता तो मैं अकेला, अभी मेरी वजह से मैं अकेला एक साइंटिस्ट होता, आज मेरी वजह से 100 से ज्यादा लोग ऐसे होंगे सर जो इसरो में जॉब कर रहे हैं, सही बात है, कर रहे हैं ऑलरेडी और फ्यूचर में भी बनते रहेंगे सर। तो शायद मेरा कंपनसेशन तो मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ। सही बात है। राइट सर। एक चीज और, आपने अपनी डिफिकल्टीज बताई है सारी चीजें, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक में आपको क्या लगा है, क्या है? सर अचीवमेंट में तो बहुत कुछ तो ज़्यादा अचीव नहीं किया है अभी, वैसे देखा जाए बच्चों को भले ही लगता होगा, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट तो मेरे लिए बच्चे ही हैं कि जो इतना प्यार देते हैं, वही सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि अगर मैं शायद सपोज ऑफलाइन की अगर बात करें तो अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो मैं इतने सारे बच्चे आज तक मतलब मेरे 3-4 जन्म लेने पड़ते तब मैं इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ा पाता। सही बात है। और आज इतने ज़्यादा बच्चे पढ़ा पाए तो यही मतलब ये समझ लेता हूँ कि गॉड का गिफ्ट है मेरे लिए कि इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। सही सही सर। कितनी बार मैं एक अभी गया कहीं सेमिनार के लिए भी गया था, तो शायद मेरे ख्याल से कलकत्ता की बात, कलकत्ता या पटना कहीं गया था, तो वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हो, शायद आपसे पढ़े थे और भी सर से पढ़े हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप इनको जानते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो बोला सर एक बार आप मेरी बात करा दोगे? मैंने कहा यार, मैंने कहा आपके पास नंबर होगा नहीं मेरा। मैंने कहा मैं कॉल करूंगा, अननोन नंबर दिखेगा, उठाएंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा बाद में कराता हूँ तुमको बात। सेम चीज हुआ था जब मैं IIT BHU गया, तो वहाँ पे एक बच्चे कह रहे सर प्रतीक सर हमारे सीनियर है, आप एक बार वीडियो कॉल करके हम सब सेमिनार में सर दिखा दीजिए। मैंने कहा प्रतीक सर नहीं उठाएंगे फिर बेइज्जती। मैंने कहा मैं उनको बोलूंगा वो करेंगे, आपको टेंशन मत लो। कॉल कई सारे मतलब बच्चे हैं जो हैं कॉलेजेस में, सर मतलब बहुत सारे अच्छे अपना कॉलेज मतलब थर्ड ईयर में तो आ ही गए हैं बच्चे, जब से अपन ने जेई चालू किया तो थर्ड ईयर में हैं बच्चे मतलब, और बहुत बढ़िया अच्छा कर रहे हैं। IIT BHU में बहुत सारे बच्चे हैं सर जो अपने 11-12 जो है वो विद्यापीठ से कहीं से पढ़े हुए हैं या फिर कहीं ऑनलाइन से पढ़े हुए हैं, जो IIT के अंदर भी पहुंचे हुए हैं, NIT में पहुंचे हुए हैं। अभी वो बच्चे वो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे बैच के बच्चे भी मिलते हैं। एक बच्चा ऐसा हुआ सर, वो बिहार से ही था, तो वो मेरे रिलेटिव को उनका पता चला, तो वो आ गए मेरे घर पे सुबह सुबह ही। अच्छा। और उनको पता चला तो 4-5 लोगों को बच्चों को लेके आए वो घर पे। वो ऐसे पैर वैर छुए, फिर उन्होंने बोला वो राजवंत सर, सचिन सर आप इनको जानते हैं? मैंने कहा सर। बोला सर इनसे मिला देंगे आप? मैंने कहा बिल्कुल मिला देंगे, क्यों नहीं मिलाएंगे। तो उन्होंने बोला सर चलिए मिला दीजिए। तो उनको मैंने 2 दिन का टाइम दिया, मैंने कहा एक काम अपने पैकेज उधर आ जाओ। उधर आए और वो बच्चे आ गए। राजवंत सर को मैंने पहले बोला, मैंने कहा सर वो बच्चे आएंगे, थोड़ा मिल लेना आप। सर वो बच्चे रोने लगे लिटरली, कह रहे सर ये हमारे भगवान है। राइट सर बहुत प्यार करते हैं बहुत मतलब। फिर मैंने देखा यार ये मतलब PW इट्स नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम सिर्फ कंटेंट दे रहे, बच्चा पढ़ रहा, बच्चा बहुत इमोशनली जुड़ा होता है, अपने से दिल से जुड़ा हुआ है बच्चा। वहां पर अगर किसी फैकल्टी ने, MR सर एक बार बता रहे थे कि किसी बच्चों को शायद या कोई सेशन में बता रहे थे कि हमने किसी को बोला खड़े हो जाओ और तुमको एक पैर पे खड़े होकर पढ़ना है। बोला 1 घंटे तक वो शायद किसी विश्वास दिवस पे ऑनलाइन में बच्चे घर पे खड़े हो जाते हैं, एक पैर पे खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं। तो सर ये तभी होता है जब बच्चा आपको मानता है, और सर बच्चे के लिए आप इतने ट्रस्ट वाली चीजें होती है, और यही रीजन है कि सर कनेक्ट कर लेते हैं ना बच्चे। एक्चुअली क्या है, यही हुआ हमारे साथ। हम लोगों ने पढ़ाना चालू करा तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टीचर हैं हम लोग, है ना। कोई भी जो पढ़ाते हैं, जैसे बाकी जगह और भी टीचर्स पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे साथ का भी हो, हाँ, पर एक शिक्षक कभी असाधारण नहीं हो सकता। हाँ, वो तो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो होते ही हैं, तभी टीचर है ना। जी। तो बस वही है कि बच्चे हमसे कनेक्ट कर ले गए और हम लोगों को मतलब फील आ गया, वो वाली बात होती है ना, हमें फील आ गया, तो हमको समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से पढ़ाएंगे, है ना। थोड़ा सा क्लास में माहौल भी चलता है और कंटेंट भी डिलीवर होता है, बच्चे पढ़ते हैं, सेलेक्ट भी हो रहे हैं बच्चे, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए भी है, और मतलब बच्चों के लिए भी ये रहता है कि यार हाँ, मतलब जब हम जाते हैं कहीं पर विजिट के लिए किसी शहर में जाते हैं तो लगता है कि यार लोग जानते हैं। सही बात है। हाँ मतलब कहीं पे भी अगर आप PW की टी-शर्ट से भी खड़े हो जाते हो ना, तो सर वहाँ पे एक
अगल बगल वाले ऑलरेडी रिस्पेक्ट साथ, इवन मैं कितनी बार कैब से जैसे जाता हूँ तो वो कैब वाले कहते भैया फिजिक्स वाला में है, मैंने कहा हाँ टी शर्ट पहने ही रहते हैं, हाँ भैया फिजिक्स वाला में, तो मेरा भाई वहाँ पढ़ता है, ये चीज़ें पढ़ता है। तो जो अफोर्डेबिलिटी क्वालिटी के साथ चीज़ें चल रही है वो रूट लेवल पे इंडिया में थोड़े थोड़े करके पेनिट्रेट हो रही है। फेथ भी डेवलप हुआ है ना, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे घर पे आंटी आती हैं जी सर। काम करती हैं जो, तो उनकी बेटी है वो हमारे अर्जुना बैच से पढ़ रही है। अच्छा, मतलब वहां तक अपन पहुंच गए कि उनको भी बिलीव हो गया कि नहीं हम इस बैच से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि कभी वो सोच नहीं पाते कि हम कभी ऑफलाइन कोचिंग करा भी पाएंगे। सही बात है सर। ये एक ट्रस्ट ही है और ये मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा से प्रॉब्लमेटिक थी, जिसको अभी भी 100% तो सॉल्व नहीं हो पाया, पर काफी हद तक सॉल्व करने की कोशिश कर रही है और वो आगे भी होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर ये तो पूरा आपके पास ये था सर। कुछ चीजें और जाते जाते जो बच्चे आपके बच्चे जो पहुंच चुके हैं इंजीनियरिंग के अंदर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, टीयर 1 कॉलेज में हो तो बहुत ही बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। जो टीयर 3 कॉलेज में उनको ऐसा लगता है कि हम वो किक नहीं मिल पा रही लाइफ के अंदर, वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे जो हमको अचीव करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? सर सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि जैसे कई बार ऐसा होता है, मैंने अपने मतलब पूरे टीचिंग करियर में भी देखा है जी। कुछ बच्चे टीयर 1 कॉलेज में चले जाते हैं जी। तो उनको स्पेशली ये लगता है कि हम तो बहुत अच्छे कॉलेज में आ गए, अब तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, सब सेट है। सही। कई बच्चे होते हैं जो टीयर 3 कॉलेज में होते हैं लेकिन उनको पता रहता है मेरा कुछ नहीं हो पाया, तो वो बच्चे ना, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं कि वो एकदम मतलब सिक्का पलट देते हैं। सही बात। वैसा मतलब उनको पता है कि यार हम ऐसे कॉलेज में आए कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, सही। तो वो वहां से पढ़ना भी चालू कर देते हैं। सही बात है। तो मेरा ये कहना है कि कभी ऐसा ना समझें कि आप सेलेक्ट हो गए, आईआईटी में पहुंच गए, एनआईटी में पहुंच गए, अच्छे कॉलेज में पहुंच गए तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। सही बात है वही, क्योंकि एक पड़ाव पार किया, अगला पड़ाव तो अगले एग्जाम थे ना भाई। आप कैट का एग्जाम दे रहे हो या फिर गेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो आईएएस की, तो उस समय फिर कॉलेज में जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। वहाँ ये थोड़ी देखते हैं कि टीयर 3 कॉलेज से या फिर कौन से कॉलेज, कंपटीशन में कोई लेना देना, कंपटीशन में कोई लेना देना, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप उस रैंक का, बस ये है कि आपके ऊपर आपको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है अच्छे कॉलेज में जाकर, आपको लगता है कि मैं कुछ चीज अचीव करके आया हूं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। सही बात। लेकिन वो बच्चा भी जो जिसको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, वो धीमे धीमे आपसे रेस में आगे निकल सकता है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, चाहे वो किसी भी कॉलेज का बच्चा हो, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी आपको। सर और एक चीज इसमें मुझे मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि जो टीयर 3 कॉलेज में होते हैं सर, उन बच्चों को पता है कि ऑप्शन कम है, ऑप्शन तो उनके लिए डू एंड डाई की कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल उनको पता है कि यार मैंने एफर्ट नहीं लगा है ना तो नहीं हो पाएगा इतना। तो सर आप बहुत सारे ऐसे टॉपर देखोगे जो टीयर 3 कॉलेज से, और वो बोलते भी सर हम करेंगे, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है। तो उस ऑप्शन को फाइट कर, और ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं सर जो कहते हैं कि हमें कॉलेज की प्रोफेसर हमको डिमोटिवेट भी करते हैं कि गेट तुमसे नहीं निकलेगा, आईएएस तुम कैसे बन जाओगे इस कॉलेज में बैठे हो। तो उनके लिए तो बहुत लड़ाई वाली सिचुएशन, उसके बाद भी वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और सर फोड़ते हैं। राइट, मेरे ख्याल से जो ऑल इंडिया रैंक लास्ट ईयर का ऑल इंडिया रैंक 4 था, वो एक प्राइवेट कॉलेज का था सर, और वो भी ऐसा ही था। बोला सर डू एंड डाई वाली कंडीशन थी, बीटेक से निकले, सोचा जॉब लग जाएगा, बिहार का ही था लड़का, तो बोला सर जॉब लग जाएगा, पर जब हम बाहर आए तो जॉब ही नहीं लगी। तो अब समझ में आया क्या करें, घर वालों ने बोला क्या करें, कुछ नहीं समझ पा रहा था और पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, और ऑनलाइन कोर्स के बाद उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और सर आप क्योंकि कुछ ऑप्शन ही नहीं तो आप करोगे क्या, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो मेहनत करेंगे। मेहनत किया और सर मेहनत किया तो रिजल्ट है ऑल इंडिया रैंक 4 आया, और अभी पीएसयूज में किसी पीएसयूज के अंदर जॉब कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक और एग्जांपल है सर छोटा सा, वो अपने ऑफिस में भी आए थे, वो बच्चे अलग सर से मिलके भी गए। वो स्टूडेंट का क्या सिचुएशन थी सर, वो स्टूडेंट राजस्थान में शायद अलवर से था वो, और उसकी कंडीशन, उसके फादर जो है वो कहीं दूध इस तरीके की चीजें करते, उसको सेल आउट करके काम करते बहुत। वो मेरे से सेकेंड ईयर में था तब से जुड़ा हुआ था, और उसने सोचा था कि सर मैं गेट पहले निकालूंगा, क्योंकि उसके कोई सीनियर वीनियर निकाला होगा, उसने उसको देखा होगा, फिर उसने थोड़ा प्रिपरेशन किया तो उसको लगा यार मैं तो बना हूं इसके लिए, मैं तो निकाल सकता हूं, उसने प्रिपरेशन शुरू की। अब सर गेट क्या डुअल पेपर में होता है, मतलब आप 2 पेपर में भी दे सकते हो, जैसे कोई सीएस का बच्चा है तो सीएस भी ले सकते हैं, आजकल तो उसमें डीए भी ऐड हो गया, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत हाई पेइंग जॉब होती है उसमें। तो उस बच्चे ने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का गया था और इलेक्ट्रॉनिक्स और एक इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में भर दिया। सर उसने इतनी तगड़ी प्रिपरेशन करी, बट वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया, प्रेशर को। तो फाइनली थर्ड ईयर में उसकी रैंक अच्छी नहीं आई, फाइनली मैं फिर से दिया, और रात में एक दिन पहले इतनी एंजाइटी हो गई उसको कि उसने एग्जाम में मतलब रात भर सोया ही नहीं। सुबह 7 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर मैं क्या करूं, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है। पेपर था सेकंड शिफ्ट में, मैंने कहा यार तू 2-3 घंटे भाई सो जा, नहीं तो बिगड़ जाएगा पेपर। सर वो नहीं सो पाया, पेपर गया और उस पेपर में उसको नींद आने लग गई। बोला सर आधे घंटे 1 घंटे तक तो मैं सो गया पेपर में। सर उसकी 2500 के आसपास रैंक आई, बट उसके बाद सेकंड पेपर था एक आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन, उसने इंस्ट्रूमेंटेशन से भरा, उसकी 250-300 के आसपास रैंक आई। अभी एमटेक कर रहा है वो इससे आईआईटी दिल्ली में कम्युनिकेशन के अंदर। उसी बच्चे का
इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेरे जब आया था तो मुझे सॉल्यूशन बनाने थे, तो मैंने क्या किया, उसको ऐसे ड्राइव करा था साइड लगा के, उसको पेपर भेज दिया और वॉइस नोट भेज दिया कि यार आईएएस का पेपर है, ये कन्वेंशनल, इसको ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बना के भेज दो। मैंने उसको भेज दिया, उसने सिर्फ सॉल्यूशन बना के मेरे को भेज दिया, मैंने सॉल्यूशन पढ़ा, सही था, आगे भेज दिया। उस पेपर को देखकर उसको कॉन्फिडेंस आ गया तो इजी पेपर है, निकाल दूंगा मैं। सर इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस उसने निकाल दिया था, इंटरव्यू में उसका हालांकि नहीं हुआ, मेंस उसने निकाल दिया। मैंने उससे पूछा अगले साल निकल जाएगा, बोला अगले साल दूंगा ही नहीं आईएएस। मैंने कहा क्यों? बोला सर मेरा तो टारगेट यूपीएससी है। अच्छा, अब भाई बनेगा कलेक्टर। तो सर अब वो कर रहा है कलेक्टर। और सर जब मिला था ना, कॉन्फिडेंस उसका नहीं था, बोल नहीं पा रहा था, ऐसे करके था। अब जब गेट निकला, ईएस निकला, अब जाके समझ गया वो कि क्या करना हाई है। लेवल पे, अब बात ऐसे करता है सर भाई बनेगा कलेक्टर। तो वो मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता सही है है। जब आप अच्छे कॉलेज के अंदर पहुंचते हो या फिर कोई एग्जाम फाइट हो जाता है, तो सर लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा जरूरी है रोल सर, प्ले बहुत करता है। जरूरी है। तो आप हो सकता है टियर 3 में हो, सब बोलते हो तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तो हो सकता है आप अपने आप को वीक मानते हो, पर एक एग्जाम अगर आपने क्रैक कर दिया ना, कॉन्फिडेंस जो शूट करेगा ना, मुझे नहीं पता उससे आप कोई पीएसयू लोगे कि नहीं लोगे, करने के बाद छोड़ दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे इतना पता है जिंदगी में तुम हमेशा सफल बन जाओगे। कुछ ना कुछ तो कर लोगे, ये तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। जाता है सर। और यही कॉन्फिडेंस है सर कि मैंने इसरो सारी मतलब जो सारी चीजें हैं वो सब छोड़ दिया। बहुत से लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज छोड़ देते हैं, बहुत से लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट को छोड़ देते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जिंदगी में इससे पीछे तो अब क्या ही जाएंगे। तो ये चीजें होती है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को भी सर बहुत ही अच्छा लगा बिल्कुल होगा। बिल्कुल अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बिल्कुल सर। तो दोस्तों सर ने जो भी आपको गाइड किया है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रश अप कर देता हूँ। मेक योर ड्रीम इन द फर्स्ट ईयर, क्योंकि सपने देखोगे तो ही सपने पूरे होंगे। उसके बाद उसके लिए थोड़े थोड़े अचीव करने के लिए बना लो, किसी और का थोपा हुआ ड्रीम मत लो, अपना खुद का ड्रीम बनाओ। जब सपने बनाओगे उसको पूरा करने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा। ऑनलाइन की चीजों में टाइमर लगा लो अगर आप डिस्ट्रक्टिव वाली चीजों की तरफ जा रहे हो तो। और जो दोस्तों के साथ गप्पे करते हो, देखो इंजीनियर है ना, चाय पियोगे, मैगी खाओगे, राइट, नाइट आउट करोगे, हॉरर पिक्चरें देखोगे, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे करोगे, ये जितनी भी एक्टिविटी करोगे इनमें से आपकी लाइफ में कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। तो आपको ऐसी चीज जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ऐसी चीजों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो। बातें करो दोस्तों से, पर रिस्ट्रिक्ट वे में बातें करिए और टाइम को थोड़ा सा अच्छे डायरेक्शन में यूटिलाइज करिए। फर्स्ट ईयर से एग्जाम को जानिए कि किस एग्जाम की तरफ आपको जाना है, उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, राइट, कहाँ कहाँ ये प्रिपरेशन होती है, टॉपर्स ने कैसे स्ट्रेटजी बनाई थी, ये एक स्ट्रेटजी बनाइए, फिर अपने हिसाब से उस स्ट्रेटजी को मॉड्यूलेट करिए, चेंज करिए, उस पाथ पे आगे फॉलो करते रहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, पंकज सर की लाइफ में, तो आपकी लाइफ में तो आएगी भाई। तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, पर पंकज सर नहीं हारे, कंटिन्यू चलते रहे, आप भी कंटिन्यू चलते रहिए, अचीव होगी सक्सेस आपको भी। और जैसा पंकज सर कह रहे हैं, अभी तक सक्सेस अचीव कहाँ हुआ सर, अभी तो ये जर्नी का पार्ट है। तो आपने भी जो अभी ड्रीम बनाया ना, हो सकता है वो आपकी जर्नी का पार्ट जर्नी है, वो आगे बड़ी बड़ी चीजें आप अचीव करोगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो करोड़ों के पैकेज पे होंगे किसी अच्छी कंपनी के अंदर। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना स्टार्टअप करेंगे और करोड़ों का पैकेज देंगे दूसरों को। आप में से कुछ लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में भी जाएंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो बड़े बड़े काम करेंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, राइट, रूट लेवल पे चीजों को चेंज करेंगे। तो हमारी तो बस यही दुआएं हैं, विशेष है, आशीर्वाद है कि वो सब चीज जो आपने सोचा है उसको अचीव करिए। बिल्कुल सर। राइट, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।